हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने वैक्सीनेशन के शेड्यूल यानी टाइमिंग के बारे में बताया था और ये बताया था कि कौन कौन सी वैक्सीन्स लगती हैं, ये किन किन बीमारियों से बचाती हैं और कौन सी वैक्सीन किस उम्र में लगती है। इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी डिटेल में आपको मैंने बताया था। इस वीडियो में हम इस तरह के सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि पेरेंट्स के मन में रह जाते हैं जब वो अपने बच्चों को वैक्सीन्स लगवाते हैं। लोगों का पहला सवाल होता है कि क्या वैक्सीन वास्तव में फ़ायदेमंद है? क्या ये बीमारियों से बचाती है? काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो ठीक है, दवाइयाँ या इंजेक्शन तो बीमार लोगों को दिए जाते हैं। आजकल वैक्सीन भी थोड़ी कॉस्टली तो है ही, तो क्या हमें अपने बच्चे पर इतना पैसा खर्च करना चाहिए? क्या वैक्सीन वाकई में काम करती है? घर में ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे समय में तो टीके नहीं लगते थे और हमें तो कोई बीमारी नहीं हुई। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्मॉल पॉक्स और पोलियो दो ऐसी बीमारी हैं जिनके केस इनकी वैक्सीन की वजह से ही नहीं मिलते हैं। स्मॉल पॉक्स तो बहुत पुरानी बीमारी है, काफ़ी लोगों को नाम पता नहीं होगा, लेकिन पोलियो के बारे में तो सभी जानते हैं। हमारी कंट्री में पिछले कुछ साल से पोलियो के नए केस आपको देखने को नहीं मिले हैं और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हेल्थ वर्कर समय समय पर घर घर जाकर ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं। वैक्सीन से अगर बचाव नहीं होता तो ये बीमारी आज भी देखने को मिलती। वैक्सीन थोड़ी कॉस्टली तो लगती है, परंतु जब बीमारी होती है तो बीमारी पर ज़्यादा खर्च होता है और खर्च के साथ ही पूरा परिवार भी परेशान होता है। कुछ बीमारी जैसे डिप्थीरिया, टिटनस, रेबीज़ जानलेवा बीमारियां हैं। इनमें तो मरीज को ठीक होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन सस्ती हो या महंगी हो, बीमारी होने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं वैक्सीन से होने वाले बुखार, स्वेलिंग या कॉमन साइड इफ़ेक्ट होने पर क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकते हैं, इवन स्मेल से हो सकते हैं, फूड से हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जब वैक्सीन के संपर्क में आते हैं तो उनमें भी एक एलर्जिक चीज़ मिलती है, उसमें वो किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकती है, जैसे कि बुखार, दर्द, लोकल स्वेलिंग, एक्सेसिव क्राई, बच्चा बहुत रोता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एनाफिलेक्टिक शॉक तक भी हो सकता है। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। बच्चों में वैक्सीन लगाने पर कुछ वैक्सीन की वजह से बुखार, दर्द, लोकल स्वेलिंग हो जाती है। ये माइल्ड और अधिकतर सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें बुखार के लिए आप पैरासीटामोल का सिरप या टैबलेट डॉक्टर की सलाह से दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अधिकतर बच्चे 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लोकल स्वेलिंग में भी आराम मिलता है। स्वेलिंग के लिए आप बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की ज़्यादा परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे आम तौर पर जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको डॉक्टर इन परेशानी के बारे में पहले से बता देते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन में से हमको कौन सी लगवानी चाहिए। वैसे तो मैंने इस बारे में अपने वैक्सीन के पहले वीडियो में बताया है। DTWP वैक्सीन लगवाने पर कुछ बच्चों को बुखार आता है और इंजेक्शन की जगह पर थोड़ी सूजन व दर्द भी होता है। ये साधारण समस्या है जो पैरासीटामोल और बर्फ़ की सिकाई से 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। वहीं DTAP में बुखार व दर्द की संभावना बहुत कम होती है, इसीलिए इसे पेनलेस वैक्सीन भी कहते हैं। DTWP वैक्सीन लगवाने पर कभी कभी बच्चों में सीज़र, जो कि झटके से होते हैं, वो पता चलते हैं। एक्सेसिव क्राई, बच्चे बहुत रोते हैं और हाइपोटोनिक एपनिक स्पेल हो सकते हैं। जिन बच्चों में DTWP वैक्सीन लगवाने पर ये रिएक्शंस मिलते हैं, केवल इन्हीं तरह के बच्चों में DTAP लगवाने का इंडिकेशन होता है।
DTAP केवल बुखार या दर्द की वजह से नहीं लगवानी चाहिए। यदि पहले इंजेक्शन में जो 6 वीक पर लगता है ऊपर बताए गए साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या आपके पहले बच्चे में कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, या इस वक्त कोई प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आप DTAP यानी पेनलेस वैक्सीन लगवाएं। केवल बुखार से बचाने के लिए पेनलेस वैक्सीन लगवाना उचित नहीं है, क्योंकि बुखार सेल्फ लिमिटिंग है और 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो तो कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि वैक्सीन की कॉस्ट आपके बजट से बहुत ज़्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आजकल काफ़ी वैक्सीन गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर पर भी अवेलेबल है, तो जो वैक्सीन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर लगाई जाती है उन्हें आप वहाँ से लगवा लो, और जो नहीं लगती है उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर से लगवा लो, क्योंकि मेरी सलाह से सभी वैक्सीन लगवाने में ही फ़ायदा है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि अगर वैक्सीन किसी कारण से रिकमेंडेड एज पर नहीं लगवा पाए हैं तो क्या बाद में लगवा सकते हैं। वैसे तो हर वैक्सीन लगवाने का एक टाइम होता है और उस समय लगवाने पर ही आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है। फिर भी यदि किसी कारणवश आप वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं तो जब पॉसिबल हो आप तब वैक्सीन लगवा लें। कुछ वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, DPT, MMR थोड़ा बाद में भी लग जाती है, पर BCG वैक्सीन 1 साल के बाद नहीं लगती। इसी तरह रोटा वायरस वैक्सीन भी 6 महीने के बाद नहीं लगवानी चाहिए, और लेट लगवाने पर आपके बच्चे को बीमार होने का खतरा तो होता ही है, और उसकी वजह से बच्चे की बाकी वैक्सीन का स्केड्यूल भी बिगड़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि वैक्सीन सही समय से ही लगवाएं। एक सवाल ये भी होता है कि किसी कारण से वैक्सीन की कोई डोज समय पर नहीं लगवा पाए हैं, तो ऐसे में क्या लगी हुई वैक्सीन भी बेकार हो जाती है। इस केस में अगर आप वैक्सीन की कुछ डोज मिस कर जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको बची हुई डोज लगवा लेनी चाहिए। पहले वाली डोज बेकार नहीं होती है, जहां से वैक्सीन छूटी हो वहीं से फिर से शुरू कराना होता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या वैक्सीन को मेडिकल स्टोर पे लगवा सकते हैं। वैक्सीन आप अपने पीडियाट्रिशियन से ही लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन की कोल्ड चेन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोल्ड चेन का मतलब है जब फार्मा कंपनी में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है तब से लेकर बच्चे को वैक्सीन लगवाने तक जो भी एक टेम्परेचर निर्धारित किया जाता है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए भी वैक्सीन का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो इससे वैक्सीन की परफॉर्मेंस या इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है। इसीलिए वैक्सीन अच्छी जगह पर अपने पीडियाट्रिशियन से ही लगवाएं। सभी पीडियाट्रिशियन को वैक्सीन किस तरह से लगानी है उसके सारे स्केड्यूल का पूरा पता होता है। उन्हें ये भी पता होता है कि वैक्सीन की कोल्ड चेन को कैसे मेंटेन करना है। पीडियाट्रिशियन को ये अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सी वैक्सीन को किस तरह से लगाना है। कुछ लोग सोचते हैं क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी बीमारी हो सकती है। कोई भी वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं होती है। अलग अलग वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस भी अलग अलग होती है। मान लीजिए कि किसी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस 85% है, तो इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए तो 85 लोगों को बीमारी नहीं होगी, 15 लोगों को बीमारी हो सकती है। वैक्सीन की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए कई वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगती है। ये 15% लोग जिनको बीमारी होने का खतरा होता है वो उनके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उनको खतरा कम होता है, और जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है उनको बीमारी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोस आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।